नमस्कार साथियों, मैं मनीष प्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की किताब एक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। आइए इस लेक्चर नंबर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। तो आज हमारा एक जो ऑलमोस्ट लास्ट और फाइनल सा टॉपिक बाकी रह गया वो है भारत और शीत युद्ध। इसकी चर्चा करेंगे और फिर एमसीक्यू पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। भारत और शीत युद्ध। देखिए, हम जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम इसमें विश्व में क्या हो रहा है हम वो घटनाएं जानेंगे, उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोग शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये शीत युद्ध किस प्रकार से खत्म होता है और सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से होता है वो जानते हैं। फिर अमेरिका किस प्रकार से सबसे शक्तिशाली बनता है और उसका किस प्रकार से पूरी दुनिया में वर्चस्व होता है वो जानेंगे। इस प्रकार से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पर मुख्यतः बात यह है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं भारत में। अब चाहे अमेरिका कुछ करे या सोवियत संघ कुछ करे, कोई कहीं जाए, कोई भाड़ में जाए, कोई जीते कोई हारे, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा तो मुख्य जो उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दुनिया में पूरी विश्व में जो भी राजनीति हो रही है उस राजनीति का प्रभाव भारत पे क्या होता है, उस राजनीति का प्रभाव भारत पे क्या होता है या भारत का क्या रोल है इस विश्व राजनीति में। ओके, तो समकालीन विश्व राजनीति हमें जो पढ़ाई जा रही है वो इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि हम दुनिया के बारे में जाने, हम इसलिए पढ़ाई जा रही है कि ये जो दुनिया में हो रहा है उसका क्या प्रभाव भारत पर हो रहा है और भारत इनमें क्या अपनी भागीदारी, क्या रोल निभा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा शीत युद्ध के बारे में जान लिया। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधारा को मैंने आपको समझाया। शीत युद्ध कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से बीच में संगठन बने, कौन कौन सी संधियां, ट्रीटियां हुई, ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया। पूरे दो जो मुख्य गुट बने थे, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी, उन गुट के बीच में से भारत निकल करके जाता है और एक नया गुट बनाता है, इसे गुट निरपेक्षता आंदोलन कहा जाता है। तो तीसरा वर्ल्ड, तीसरी दुनिया जो दी उस समय भारत ने दुनिया को दिखाया कि भाई ये तीसरी दुनिया है। और अब उस तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्षता में भी जो सबसे मुख्य भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाया वो भारत ने निभाया। तो अब हम यही जानेंगे कि इस भारत का पूरे विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव रहता है। तो शीत युद्ध की हमने पूरी चर्चा कर ली, शीत युद्ध को पूरा समझ लिया। तो अब दूसरा जो पार्ट है हमारा वो ये हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का कि अब भारत का शीत युद्ध के साथ क्या रिलेशन रहा है, भारत का शीत युद्ध के लिए क्या संबंध रहा है। अभी तक हमने दोनों महाशक्तियों के बारे में जाना, गुट निरपेक्षता के बारे में बात करी, तो सभी देशों के, पांचों जितने देशों ने मिलकर के काम करा था सभी के बारे में। अब विशेष करके भारत का उस शीत युद्ध के दौर में क्या स्थितियां रही और शीत युद्ध में भारत ने क्या भूमिका निभाई है, आइए वो जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई है। तो अगर आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता हैं, ठीक है, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता है, फाउंडर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो करी वो 5 देशों के नेताओं ने करी, जिनमें से एक खुद जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 देश एशिया के थे, 2 देश अफ्रीका के थे और एक यूरोप का था। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में यही बताएंगे वो 5 देश कौन से थे और उनके देशों के प्रतिनिधित्व कौन थे जिन्होंने क्या करा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता होने के नाते भारत ने शीत युद्ध में 2 स्तरों पर, 2 लेवल पर अपनी भूमिका निभाई। मतलब भारत 2 तरीके से शीत युद्ध में काम कर रहा है, 2 लेवल पर भारत काम कर रहा है। 2 लेवल क्या क्या है? पहला, एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। तो सजग और सचेत मतलब बिल्कुल क्या है, भारत एक्टिव रहा है। ऐसा नहीं हो कि हाँ जुड़ जाएंगे किसी की तरफ देखेंगे, नहीं, बिल्कुल एक्टिव। हमें सोवियत संघ की तरफ भी नहीं जाना, हमें अमेरिका की तरफ भी नहीं जाना, बिल्कुल एक्टिव रह करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए अपने आप को मजबूत बना करके रखा, जिससे कि ना तो वो अमेरिका की तरफ गया ना वो सोवियत संघ की तरफ जाता है। तो दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रहता है और उनसे बिल्कुल सेपरेट रहकर के एक नया आंदोलन खड़ा करता है जो है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन। एक खुद की स्वतंत्र आजाद नीतियां, आजाद पॉलिसियां भारत बनाता है। ना वो अमेरिका के दबाव में कोई पॉलिसी बना रहा है, ना सोवियत संघ के दबाव में कोई पॉलिसी बना रहा है। दूसरा जो स्तर रहा भारत का वो ये, भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। दूसरा क्या है, भारत ने जितने भी ये उपनिवेशों से जो आजाद हुए, जो नए नए देश अभी आजाद हुए, उनको क्या करा, नव स्वतंत्र जितने भी महाशक्तियां उनको महाशक्तियों वाले ग्रुपों में जाने से रोका, विरोध करा। तुम महाशक्तियों के ग्रुप में मत जाओ, नहीं वो तुम्हें वापस क्या कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। वापस क्या कह रहे हैं कि नव उपनिवेशवाद की बात करी कि आपको क्या है, ये लोग फिर से क्या कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे।
आर्थिक रूप से आपको गुलाम बना लेंगे, आप उनकी तरफ मत जाओ। तो एक तो भारत ने क्या करा है, खुद को दोनों महाशक्तियों के खेमे से, दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रखा है। इसके साथ साथ जितने देश अभी आजाद हुए हैं, उपनिवेशवाद से आजाद हुए हैं, इन यूरोपियन शक्तियों से आजाद हुए हैं, उनको भी महाशक्तियों के पास जाने से रोका है, उन खेमों के पास जाने से रोका है। यहां से आपको भारत की एक बात नजर आती है कि भारत सिर्फ और सिर्फ खुद की चिंता नहीं करता, भारत पूरे विश्व की चिंता करता है। भारत, जैसा कि कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व क्या है, हमारा परिवार है। हम पूरे विश्व को परिवार मान करके चलते हैं, और यही तो आधार है भारत की नीति का, यही तो आधार है भारत की योजनाओं का, कि भारत ने हमेशा शांति की बात करी है, भारत ने हमेशा शांति की बात करी है, युद्ध की कभी बात नहीं करी। जब शीत युद्ध भी चल रहा है तो भारत बार बार में कह रहा है कि हम वो हर काम करने को तैयार है जिससे कि शांति स्थापित पूरे विश्व में हो। दोनों महाशक्तियां झुके और दोनों महाशक्तियां इस शीत युद्ध को भी खत्म करें। ये जो चिंता पैदा हो रही है, ये चिंताएं खत्म करें। तो भारत ने खुद के लिए भी सोचा है और दूसरे जो कमजोर और पिछड़े देश है उनके लिए भी सोचा। भारत ने सदैव एक बड़े भाई की तरह सभी देशों की रक्षा करी है। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। देखिए अब यहां पे बात समझिएगा, भारत एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता है, उसके होने के नाते न तो भारत की नीति नकारात्मक है, नकारात्मक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और निष्क्रियता का मतलब वैसे कहा जाता है पैसिव, और अगर मैं आपको इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो नॉन एक्टिव कह सकते हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि भारत की नीति ना तो नकारात्मक है ना तो नेगेटिव है। नकारात्मक का, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल, कैंसिल 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 कैंसिल, ये काम भी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये काम भी कैंसिल कैंसिल, हर जगह नेगेटिविटी कैंसिल कर दो। नहीं, पर भारत ने हर जगह नहीं ना करे, कहीं जाकर के बीच में समझाया भी है। युद्धों से बच करके भागा नहीं है भारत, डरा नहीं है भारत, भारत ने शांति स्थापित करने की कोशिश की। तो नेगेटिव नहीं है भारत कि हाँ गलत हो रहा तो होने दो, सही हो रहा तो होने दो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो कुछ ही नहीं होता, जो होने दो चलने दो, ऐसा नहीं करा भारत ने। नकारात्मक नहीं भारत, नेगेटिव, निष्क्रियता, या अब यहां से आप एक शब्द निकाल सकते हैं, सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव, और निष्क्रियता मतलब नॉन एक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं है। तो यहां पे क्या कहा गया, भारत न तो नकारात्मक है और न निष्क्रियता वाला है, भारत नॉन एक्टिव भी नहीं है, भारत पूरा का पूरा सक्रिय था, भारत एक्टिव था। भारत ने दोनों गुटों की क्या गतिविधि हो रखी है उस पर नजर लगा रखी है, और जब जब जरूरत पड़ी है तब तब दोनों के बीच में शांति के लिए बात भी कराई है। भारत सदैव सक्रिय रूप, अपना एक्टिव भूमिका पूरे विश्व की राजनीति में निभाता हुआ आया है। यह बात हमें यह शीत युद्ध से समझ में आ जाती है। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। तो नेहरू जी पूरे विश्व को यह बात याद दिलाते हैं कि गुटनिरपेक्षता में जुड़ना या गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, ये पॉलिसी है, ये कोई पलायन की नीति नहीं है, पलायन की पॉलिसी नहीं। पलायन का मतलब क्या, यहां से वहां चले जाना, ठीक है। पलायन क्या, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। तो ऐसा नहीं है कि हम यहां से भाग जाए, पलायन की नीति नहीं है, हम डट करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सोवियत संघ की गलती होगी, हमने सोवियत संघ की गलती कही है, हम अमेरिका की गलती होगी, अमेरिका की गलती कर रहे हैं। हम एक से दूसरे की तरफ नहीं भाग रहे कि आज अमेरिका की तरफ, फिर कल सोवियत संघ की तरफ, फिर आज सोवियत संघ की तरफ, कल अमेरिका की तरफ। ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो पलायन की नीति नहीं है, वो यहां से वहां भागने की नीति नहीं है। हम डट करके हमारी स्वतंत्र नीतियां बना करके हम हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं और दुनिया में शांति का संदेश दे रहे हैं। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जगह ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। और यहां पे देखिए, अब यहां पर में क्या कहा गया कि हम निष्क्रियता भी नहीं थे, हम नकारात्मक भी नहीं थे। ओके, अब इस बात को प्रूफ करते हैं। भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जगह ढीली, शीत युद्धकालीन, कालीन का समय, काल, दौर, शीत युद्ध के दौर में जो प्रतिद्वंदिता, जो कंपटीशन, जो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा चल रहा था किसके बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, उसकी जकड़ ढीली करने के लिए, मतलब उस झगड़े को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए बार बार में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में क्या कराया, सक्रिय रूप निभाया, एक्टिव रोल भारत ने निभाया, हस्तक्षेप कराया, इंटरफेयर कराया कि नहीं आप लड़िए मत, आप झगड़ा मत करिए, शांति स्थापित करिए। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कोरिया युद्ध हुआ तो कोरिया युद्ध में किसको बनाया गया कि भाई आप दोनों के बीच में क्या करिए, शांति वार्ता कराइए। जवाहरलाल नेहरू जी गए ना, जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमने हमेशा सक्रिय एक एक्टिव रोल निभाया है जिससे कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की है। तो भारत ने दोनों गुटों के बीच, दोनों जो महाशक्तियां थी उन दोनों गुटों के बीच क्या जो मतभेद है, जो उनके बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, उनको कम करने की पूरी कोशिश भारत ने करी है। मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध से रोका है। ये देखिए, भारत की अगर आप भूमिका देखेंगे तो यह पाएंगे कि भारत ने
चाहे युद्ध को पूरा खत्म नहीं कराया हो, परंतु जो मतभेद हो रहे थे इन दोनों महाशक्तियों में, जो मतभेद हो रहे थे, जो बातों से झगड़े चल रहे थे, जो विचारधारा के झगड़े चल रहे थे, उनको पूर्णव्यापी युद्ध में, फुल स्केल वॉर, जो खून खराबे वाली लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई से रोक लिया। या आप एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध से भारत ने बचाया है। ठीक है, नहीं तो अगर यहां पर समझौते बीच बीच में भारत जाकर के समझाइश नहीं करता, मध्यस्थता नहीं करता, तो शायद उनके बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती, जो कि हमारे आज के सिलेबस में थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से हम लोग पढ़ रहे होते। तो भारत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि भारत का एक्टिव रोल रहा है, भारत सक्रिय रहा है, निष्क्रिय नहीं रहा है कि कुछ भी हो रहा हो चलने दो। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, या हम ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो रही है तो हम तो बिल्कुल चुपचाप साइड में बैठे हैं, या हम आज यहां से वहां भाग गए, आज वहां से यहां भाग गए। नहीं, हम एक्टिव है, लड़ाई हुई, हम शांति कराने के लिए जा रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं, बातचीत करने को तैयार है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। तो अब भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल अन्य सदस्य हैं, जो भाई भारत तो ये काम कर ही रहा था कि जहां जहां मध्यस्थता की जरूरत पड़े वहां मध्यस्थता करी है, दोनों गुटों से बच करके रहा है, अपनी एक स्वतंत्र आजाद पॉलिसी बनाई है, ये सारे काम कर रहे हैं भारत ने खुद ने। और इसके साथ साथ क्या करा, जितने भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए उनको भी इन कामों में इन्वॉल्व रखा कि तुम भी यही काम करो, शांति के लिए ही काम करो, लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करना, अपन को शांति के लिए काम करो। अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़े मध्यस्थता करो किसी देशों के बीच में, अगर दो गुटों के देश लड़ रहे हैं वहां मध्यस्थता की जरूरत पड़े मध्यस्थता करो। शांति स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी देशों को अगर मोटिवेट करा है तो किसने करा है, भारत ने करा है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। देखिए, अब आप यहां पे पूरा एक बार कॉन्टेक्स्ट को समझिए। भारत क्या कर रहा है, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में या जो नव स्वतंत्र देश आजाद हुए उनको दोनों खेमों में जाने से रोक रहा है। ओके, जो फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ गए उनको कह रहा है कि भाई आप क्या करो, शांति स्थापित करने के लिए काम करो। ठीक है, ना अमेरिका की तरफ जाओ, ना किसकी तरफ जाओ, सोवियत संघ की तरफ जाओ, किसी की तरफ मत जाओ। और इन दोनों गुटे के कोई देश लड़ रहे हैं तो उनके बीच में भी क्या करो, मध्यस्थता करो, शांति स्थापित कराओ। और इसके अलावा इसके साथ साथ बाकी कोई क्षेत्रीय, कोई एक रीजन में, ठीक है, जैसे मान लो कोई एशिया के एक रीजन में हो गया, ठीक है, यूरोप के एक क्षेत्र में हो गया, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसे संगठन को सक्रिय बनाए रखने के लिए भारत चाहता है कि जो ऐसे संगठन है वो क्या रहे, एक्टिव बने रहे। कौन से संगठन, जो ना तो अमेरिका की तरफ है और न ही सोवियत संघ की तरफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ना तो कोई अमेरिका की तरफ था ना सोवियत संघ की तरफ था, वो मध्यस्थता ही कर रहा है। ठीक है, हमने देखा था सोवियत संघ के महासचिव कौन से युद्ध में जाकर के मध्यस्थता करके आए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो ऐसे संगठनों को बनाए रखने के लिए भारत ने बोला ऐसे संगठन बनाए रखने चाहिए जिससे कि क्या हो, इन दोनों खेमों के बीच में युद्ध ना हो। तो यह कोशिश भी भारत ने पूरी करी है कि जो दोनों खेमों में नहीं है, जो दोनों गुटों में नहीं है, उनको मोटिवेट करा कि प्लीज सब मिलकर के आइए, ये शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्र कुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया, जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। क्या कहा है जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र जो आजाद हो, परस्पर सहयोगी राष्ट्र जो कि एक दूसरे की मदद करने वाले राष्ट्र, जो राष्ट्र ऐसे देश जो आजाद हो और परस्पर एक दूसरे की मदद करने वाले राष्ट्रों, ऐसे एक सच्चा राष्ट्रकुल बनाना। राष्ट्रकुल बनाने का मतलब क्या है, एक पूरा एक ग्रुप बना लेना, जिसे हम इसे राष्ट्रमंडल भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ भी इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, जैसा कि आप देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, ये कॉमनवेल्थ क्या है, ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है, जो ब्रिटेन का एक पूरा समूह है जिसमें 56 नेशंस जुड़े हुए हैं, और उसमें ऑलमोस्ट वो देश जुड़े हुए हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे थे, उपनिवेश रहे थे। पर उससे ये नहीं है कि हम उनके गुलाम हो जाएंगे, हम गुलाम नहीं है, भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। पर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इस कॉमनवेल्थ की बात नहीं कर रहे जो इंग्लैंड वाला है, वो तो ये कह रहा है कि सारे जो आजाद देश हैं और जो सब एक दूसरे राष्ट्रों की क्या है मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ऐसों का क्या एक पूरा ग्रुप बनना चाहिए। यह ग्रुप हो सकता है कि शीत युद्ध को खत्म ना कर सके, शीत युद्ध को खत्म ना कर सके, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ग्रुप बन जाएगा और शीत युद्ध को ही खत्म कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो कम से कम जो शीत युद्ध की जकड़ है ना, जो अभी बहुत ज्यादा तनातनी चल रही है, इस तनातनी को कम कर सकता है। और इस तनातनी को कम करने में, शीत युद्ध को रोकने में और शीत युद्ध को थोड़ा सा और ठंडा करने में एक्टिव रोल निभा सकता है, सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि शांति, और शांति के लिए हमें, पीस के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतरराष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। कुछ लोगों का यह मानना था कि गुटनिरपेक्षता जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत अच्छा उदार आदर्श है। उदार का मतलब क्या है? लिबरल है, कोई एक विचारधारा से कठोरता से बंधा हुआ नहीं है कि नहीं हम तो साम्यवादी ही सही है या पूंजीवादी ही बढ़िया है, हम लिबरल है। ठीक है, अगर ये गलती है तो गलती मानते हैं, ये सही है तो सही मानते हैं। उदार आदर्श है। काफी लोगों ने कहा कि गुटनिरपेक्षता एक बहुत अच्छा उदार आदर्श है, पर वो लोग ये कहते हैं कि भारत के जो वास्तविक हित हैं, जो भारत के रियल में जो इंटरेस्ट है, जो भारत के सच में जो फायदे वाली बातें हैं, उससे जुड़ता नहीं। मतलब भारत ने तो गलत ही गुटनिरपेक्षता को चुन लिया। भारत को तो किसी ना किसी एक संगठन में जाना ही चाहिए था, चाहे अमेरिका की तरफ जाए चाहे सोवियत संघ की तरफ जाए। तो क्या ये बात सही है क्या कि भारत गुटनिरपेक्षता में जाकर के भारत ने गलती करी, या गुटनिरपेक्षता का संस्थापक बनकर के भारत ने गलती करी? ये बात ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। भारत को गुटनिरपेक्षता में जाने से, गुटनिरपेक्षता का संस्थापक बनने से, उसकी शुरुआत करने से भारत को प्रत्यक्ष रूप से दो फायदे हुए। प्रत्यक्ष रूप से भारत को कितने फायदे हुए? दो फायदे हुए। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या कहा गया कि गुटनिरपेक्षता एक अच्छा विचार, एक अच्छा आदर्श है, उदार आदर्श है, पर वो भारत के लिए बढ़िया नहीं था। जो भारत की जरूरतें थी उनको पूरा नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहा जा रहा है, पर यह बात बिल्कुल क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत को गुटनिरपेक्षता में जुड़ने से और गुटनिरपेक्षता को बनाए रखने से दो फायदे डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला यह कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदा होता हो, न कि महाशक्तियों और उन खेमे के देशों का। देखिए, अभी भारत क्या है? भारत ना अमेरिका की तरफ है, ना भारत सोवियत संघ की तरफ। भारत क्या है? बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिया बिल्कुल क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए क्या करा भारत ने? अपने खुद के फैसले लिए, हमारे खुद के डिसीजन। हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर यहां पे अगर अमेरिका और कोई लड़ रहा है तो नहीं, इस देश की गलती नहीं है, ये सही है। हमने अंतरराष्ट्रीय फैसला, खुद का फैसला लिया, हमने अमेरिका के दबाव में फैसला नहीं लिया। यहां पे सोवियत संघ या कोई लड़ रहा है और हम कह रहे ये देश सही है, सोवियत संघ उसको दबाना, तो हमने सोवियत संघ के पक्ष विपक्ष में फैसला नहीं लिया, हमने उसके दबाव में फैसला नहीं लिया। ये हमारे जो फैसले हैं वो आजाद फैसले हैं। और आजाद क्यों हैं? क्योंकि ना तो हम अमेरिका की तरफ, ना सोवियत संघ की तरफ। तो भारत ने अपने अंतरराष्ट्रीय फैसले लिए और ऐसी जगह पक्ष लिया जहां पर भारत का हित का फायदा हो, भारत का फायदा होता हो, भारत का फायदा और भारत की प्रगति होती हो, भारत की तरक्की होती हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, 1972 में जब न्यू आया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। जब न्यू आता है तो न्यू में क्या था? न्यू में ये जो जितने पश्चिमी देश है, ये महाशक्ति है, तो विरोध में ही थे, पर भारत ने बोला नहीं, न्यू जरूरी है, न वो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये जरूरी है। तो भारत ने, क्योंकि यहां पर भारत का फायदा है, बिल्कुल फायदा है, क्योंकि भारत भी एक अल्प विकसित देशों में डाल दिया गया था, तो यहां पे भारत का फायदा, तो भारत ने इसको समर्थन करा। तो यहां पे दोनों गुटों में ना जाने से और गुटनिरपेक्षता को ज्वाइन करने से भारत को यह फायदा हुआ कि भारत ने अपने अंतरराष्ट्रीय जो फैसले हैं वो बिल्कुल फ्री होकर के वो फैसले लिए, किसी के भी दबाव में वो फैसले नहीं लिए, और ऐसे फैसले लिए जो भारत को फायदा देते हो, ना कि महाशक्तियों को, न तो सोवियत संघ को और नहीं अमेरिका को। पहला फायदा ये। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ी, मैंने क्या कहा था आपको लास्ट लेक्चर्स में कि भारत ने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं। ओके, दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं, चाहे तो वो इधर सोवियत संघ वाला खा लेगी और चाहे तो वो अमेरिका वाला खा लेंगे। ठीक है, अगर कभी सोवियत संघ ने भारत को डराया, धमकाया, कुछ बोला, तो अमेरिका की तरफ भाग जाएंगे। अमेरिका भैया देख लो, सोवियत संघ वाले डरा रहे, समझा लो उनको। अच्छा, तुम्हें डरा रहे, मैं चल के देखता हूँ। अमेरिका गया, सोवियत संघ बोला अरे नहीं नहीं, कहाँ डरा रहे थे हम, भारत को गलती हो गई, गलती। ठीक, और कभी अमेरिका वालों ने डराया तो हम सोवियत संघ की तरफ चले जाएंगे। सोवियत संघ भैया देख लो वो डरा रहे हैं, समझा लो उनको। अच्छा, डरा रहे, कैसे डरा रहे? भारत को डरा रहे? नहीं अरे भैया नहीं डरा। तो भारत के पास ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा मौका था कि वो जब भी अगर एक जो गुट है वो उनको दबाएगा, उन पर प्रेशर बनाएगा, तो दूसरों की तरफ जा सकते हैं। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। अगर भारत को कभी भी ऐसा महसूस होता है कि कोई देश या तो उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, जैसे मान लीजिए हम अमेरिका को कुछ बार बार में बोल रहे हैं, अमेरिका हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, बोले अच्छा इग्नोर कर रहा है, ठीक है मैं सोवियत संघ में जाकर मिलता हूं और फिर देखते हैं, फिर तुम्हारे पास एक और देश खत्म, हम भी साम्यवादी हो जाएंगे, हम भी समाजवादी बन जाएंगे। तो अमेरिका, इसलिए कभी सोचो जो सोवियत संघ है वो हमारी बात को इग्नोर कर रहा है, ठीक है हम अमेरिका की तरफ जाकर के हो जाते हैं, हम भी पूंजीवादी बन जाते हैं, तुम एक और तुम्हारी विचारधारा कम होगी। तो हम पे अगर किसी ने दबाव डाला या हमारी बात को किसी ने इग्नोर करा, तो क्या होगा, हम दूसरी विपरीत शक्ति की तरफ जाकर के मिल जाएंगे।
दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और नहीं दोष जमा सकता था। ये बहुत अच्छी बात है, न तो बेफिक्र हो सकता था। भाई सोवियत संघ ये नहीं कह सकता कि अरे भारत ही तो है, छोड़ो यार, बेफिक्र हो, कुछ नहीं, वो अमेरिका की तरफ थोड़ी है, रहने दो। अमेरिका भी ये नहीं कह सकता था नहीं अरे यार भारत को तो छोड़ो, वो तो फ्री है ना, सोवियत संघ तो बेफिक्र मत रहो, कभी भी हिला देंगे। मान लो अमेरिका सोच रहा है अरे भारत तो छोड़ो कोई बात नहीं, वो क्या कर लेगा अपना, कभी भी सोवियत संघ की तरफ जाकर के हिला डालेंगे। ओके, और दोष भी नहीं जमा सकते कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि हमने ज्यादा प्रेशर बनाया और कल को पता चला वो डर से क्या है, ज्यादा प्रेशर बनकर वो दूसरी विपरीत शक्ति की तरफ जुड़ गया तो और भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए वो जैसा है उसको वैसा रहने दो और उसकी बातों को ध्यान, उसकी मतलब भारत की बातों को ध्यान देते रहो। तो भारत ने एक तरीके से वर्ल्ड लीडर का रोल निभाया। अब देखिए आलोचना। अब भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती है, इसकी कुछ बुराई भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बुराइयां भी होती हैं। देखिए हर बात की अच्छाई और बुराई होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति थी उसका फायदा भारत को हुआ, हमने देखा ये फायदे ही देख रहे थे हम लोग। अब उस जो गुटनिरपेक्षता नीति है उसकी आलोचना भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो सच्चाई वाली नहीं है, भारत खुद कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है, भारत को खुद को नहीं पता करना क्या है। ओके, तो देखते हैं कि क्या आलोचना है। सबसे पहली आलोचना यह करी गई कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। सिद्धांत विहीन का मतलब, देखिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स देखिए, और प्रिंसिपल्स या सिद्धांत का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स और सिद्धांत। जैसे मैं एक बात ये कहता हूं कि भैया अगर चाहे मेरे घर में लड़का हो और चाहे लड़की हो, अगर कोई भी 8 बजे के बाद घर से बाहर रहेगा तो मैं दोनों को डांटूंगा, दोनों की पिटाई करूंगा। ओके, ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं मानता हूं ये बात ऐसा ही होना चाहिए, 8 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए लड़का आया 9 बजे तो मैंने हाँ बेटा क्यों नहीं आया, सॉरी गलती हो गई, ठीक, थोड़ा बहुत डांट। पर जिस दिन लड़की ने देरी कर दी उसको डांटा है, पीटा, उसको कमरे में बंद कर दिया, कैसा तू 8 बजे बाद बाहर अंदर आई घर के, ये वो। तो यहाँ पर क्या आपको मेरा सिद्धांत सही दिख रहा है? नहीं। आप बोलोगे सर आप तो कहते थे आपका सिद्धांत है कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है 8 बजे बाद आप उन्हें डांटोगे पीटोगे, पर आपने लड़के के साथ तो नहीं करा, पर लड़की के साथ तो बहुत तगड़ा भेदभाव करा है। तो यहां पे आपको मेरा सिद्धांत विहीन दिख रहा हूं, मेरे कोई प्रिंसिपल्स आपको नजर नहीं आ रहे। तो वही बात यहां पर क्या है, भारत के लिए गुटनिरपेक्षता में कहेगी कि भारत के कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल से नजर नहीं आ रहे। भारत कह रहा है कि मैं दोनों गुटों की तरफ नहीं हूं, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो देखो। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत ने क्या है कि अपने हितों को, अपने फायदों के लिए हमेशा क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कोई पक्ष लेने से वो बचता रहा है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, अपना फायदा देखा है। ये जो बात करते हैं कि भारत शांति की बात करता है, भारत दोनों के बीच में खड़ा है, वो सोवियत संघ को भी समझाएगा, अमेरिका को भी समझाएगा, ऐसा नहीं है। भारत ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदों के लिए काम करा है। उसने दोनों गुटों में से जहां अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई पक्ष लेना चाहिए था, किसी भी मुद्दे पर उन्होंने पक्ष नहीं लिया, वो तो बिल्कुल एक अलग होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फायदे के काम कर रहे हैं। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी भी रही। और दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि भारत का जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है, स्थिर व्यवहार नहीं है, मतलब एक जैसा व्यवहार भारत का नहीं है। कभी कभार भारत का व्यवहार बदल भी गया, भारत का व्यवहार चेंज भी हुआ है। ओके, तो और फिर से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास उत्पन्न होता है। जैसे कि 1971 में के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए भारत ने क्या करा, 1971 में आप सभी को पता है कि बांग्लादेश को, जो कि उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसको पश्चिमी पाकिस्तान से या आज के पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। अब पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका के शरण में होता है। तो अब भारत को यह लगता है कि अगर हमें पाकिस्तान को डिफीट करना है, हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम तो अमेरिका से लड़ रहे हैं, और अमेरिका से लड़ना, अमेरिका खुद सुपर पावर है, महाशक्ति है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, दूसरी महाशक्ति की मदद लेनी होगी। तो भारत ने 1971 में 20 साल के लिए एक संधि, एक ट्रीटी कर ली, किसके साथ, सोवियत संघ के साथ। तो अब जो लोग भारत की आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि जो भारत ये कह रहा था कि भाई ना तो तुम सोवियत संघ की तरफ जाओ ना तुम अमेरिका की तरफ जाओ, वही भारत 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि करता है, ट्रीटी करता है। तो ये तो भारत का स्थिरता वाला पॉइंट नहीं है, भारत खुद का कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है, भारत तो सोवियत संघ की तरफ चला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में तो भारत कहता है कि हम किसी की तरफ नहीं है, पर आज सोवियत संघ की तरफ जा चुका है, सोवियत खेमे में शामिल होना माना गया। अब जो लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, बड़े बड़े संगठन है, उन्होंने ये माना कि भारत तो सोवियत खेमे में शामिल हो गया, भाई संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, तो सोवियत खेमे में शामिल होना ही माना गया।
अब भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत इस बात पर क्या कहता है? भारत ने कहा कि बांग्लादेश संकट के समय, बांग्लादेश संकट मतलब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उस संकट के समय में राजनयिक, डिप्लोमेटिक और सैनिक मिलिट्री हेल्प, सहायता की हमें जरूरत थी। ठीक है, तो भारत ने यह कहा कि हम लोगों ने ये संधि क्यों करी है, क्योंकि हमें बांग्लादेश संकट को, बांग्लादेश को बचाने के लिए हमें राजनयिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री की हमें सहायता की आवश्यकता थी, और इसलिए हमने सोवियत संघ के साथ ट्रीटी करी है, संधि करी, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है, तो हमें सोवियत संघ के साथ संधि करनी पड़ी। परंतु यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। हमने तो सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध के लिए एक संधि ट्रीटी करी है। हम इससे कोई यह साबित नहीं हो जाता कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकते, या अमेरिका के गुट में जो देश है उनके साथ कोई अच्छे संबंध नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यह भारत का दृष्टिकोण था। तो यहां पर जो है शीत युद्ध ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, भारत के साथ क्या, भारत का क्या रोल रहा शीत युद्ध में हम लोगों ने वो भी देख लिया। देखिए, भारत की नीति कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे चैप्टर में समझेंगे तो भारत की नीति जो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नीति रही है, शांति की नीति, कि भारत ये चाहता है कि पूरे विश्व में क्या हो, शांति हो। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर यह भी देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू की काफी जगह काफी लोग बुराई करते हैं, नेहरू जी ऐसे थे, नेहरू जी वैसे थे, पर एक बात ये मानिएगा, नेहरू जी के जो फॉरेन पॉलिटिक्स थी वो गजब की थी। फॉरेन पॉलिटिक्स उनकी सच में गजब की थी। फॉरेन रिलेशन, वो व्यक्ति वैसे गजब के थे, जो बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, ठीक है, पर उनके फॉरेन जो रिलेशन थे वो सच में गजब के थे। मतलब ऐसे समय में जब भारत आजादी हुआ है, ओके, 1947 से 1964 तक भारत की प्रधानमंत्री की गद्दी उन्होंने संभाली है, और जब भारत आजादी हुआ, भारत बिल्कुल संसाधन में जीरो के मामले पे है, जीरो के मामले पे खड़ा है। उस समय शीत युद्ध दुनिया पे चल रहा है, और शीत युद्ध का बिल्कुल 0% भी उन्होंने कोई बुरा असर भारत पे नहीं होने दिया। सबके साथ अच्छे संबंध बना करके रखे हैं, जैसे जैसे उनको आवश्यकता हुई तो अमेरिका से भी मदद, सोवियत संघ से सबसे दूरी भी बना के रखी, मदद भी बना के रखी, बीच बीच में मध्यस्थता के लिए भी बुलाया गया। ये जवाहरलाल नेहरू जी की और भारत की ताकत थी। ठीक है, अब 1991 में आकर करके क्या होगा, शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा और सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। तो जो दो ध्रुवीय राष्ट्र है उसका अंत हो जाएगा। जो दो ध्रुवीय विश्व बन रखा है, जो विश्व दो भागों में बटा हुआ है, पूंजीवादी और साम्यवादी, वो दो गुट में से एक साम्यवादी वाला गुट टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे दो ध्रुवीय विश्व का अंत हम लोगों को पढ़ना है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध का अंत होता है और किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन होता है। परंतु जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है तो थोड़ी सी क्या है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो प्रभाव है वो भी धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है। परंतु गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जो सबसे अच्छे विचार और सबसे अच्छी बात वो ये रही कि वो किसी भी महाशक्ति की तरफ नहीं गया और अपने आप को बिल्कुल एक स्थिर और एक अटल रूप में उसने रखा, और कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने में दुनिया में एक अपना योगदान दिया है। ओके, तो ये 1991 तक की कहानी, और अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और अब इस चैप्टर में हमारा एक तो घटनाक्रम बाकी है कि पूरा अपन लोग घटनाक्रम पढ़ेंगे, और एक दो जो कार्टून्स हैं वो कार्टून्स की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर आज के लिए इतना ही, और एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैं आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एमसीक्यू देकर गया था, वो उसका आंसर होगा ए। ओके, क्वेश्चन 1। ठीक है, किसी लेक्चर में आपके पास 8 एमसीक्यूज भी आए, किसी में 6 भी, किसी में 4 भी, और किसी में 1 भी। और आज भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एमसीक्यू है, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? सकारात्मक नीति थी या नकारात्मक थी? सक्रिय और हस्तक्षेप वाली नीति थी या इनमें से कोई नहीं थी? ओके, तो आप जो आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 1 डाल के ABCD जो भी हो वो आंसर डाल दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो डाउट रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।